साल 1971 का दिसंबर महीना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आ चुका था। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में दमन की पराकाष्ठा हो चुकी थी और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना के पायलटों को अलग अलग मोर्चों पर दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को तबाह करने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़ी बाधा बनकर उभरा था जफरवाल वॉच टावर। यह टावर पाकिस्तानी सेना की आंखों की तरह था, जहां से वे भारतीय सेना के टैंकों और जवानों की आवाजाही पर सटीक नजर रखते थे। इस टावर को उड़ाने की जिम्मेदारी मिली फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को। पारुलकर उस समय नंबर 222 स्क्वाड्रन टी टाइगर्स हार्क्स का हिस्सा थे और सुखोई 7 फाइटर जेट उड़ा रहे थे। 10 दिसंबर 1971 को जब उन्होंने उड़ान भरी तो उन्हें पता था कि वे मौत के मुंह में जा रहे हैं। टावर के चारों ओर भारी एंटी एयरक्राफ्ट गनें तैनात थीं। जैसे ही पारुलकर ने टावर पर हमला किया, एक जोरदार धमाका हुआ। उनके जेट का इंजन दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आ चुका था। विमान तेजी से आग के गोले में बदलने लगा। धरती से कुछ ही फीट ऊपर पारुलकर ने इजेक्ट बटन दबाया। वे पैराशूट से नीचे तो उतरे, लेकिन नियति उन्हें सीधे दुश्मन के एक गांव में ले गई। वहां मौजूद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया और आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने उन्हें युद्धबंदी POW बना लिया। शुरुआती दिनों में पारुलकर को एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। एक भारतीय पायलट को पकड़ना पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी थी। पूछताछ के दौरान उनसे भारतीय वायुसेना के गुप्त ठिकानों, विशेषकर आदमपुर एयरबेस की जानकारी मांगी गई। जब पारुलकर को मजबूर किया गया कि वे आदमपुर का नक्शा बनाएं, तो उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी का परिचय दिया। उन्होंने एक जटिल नक्शा तैयार किया, जिसे देखकर पाकिस्तानी अधिकारी गदगद हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि वह नक्शा आदमपुर का नहीं, बल्कि मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट का था। इस धोखे के लिए उन्हें कड़ी सजा दी गई। पूरी रात उन्हें एक कोने में खड़े होने पर मजबूर किया गया, जहां एक संतरी बंदूक ताने खड़ा था। यह वह समय था जब पारुलकर के मन में पहला विचार आया, मैं यहां मरने के लिए नहीं, बल्कि वापस जाने के लिए बना हूं। कुछ हफ्तों बाद उन्हें रावलपिंडी के एक विशेष जेल परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां कुल 12 भारतीय पायलट कैद थे। ये सभी जांबाज अलग अलग मिशनों के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त होने या पकड़ने के कारण यहां पहुंचे थे। यहां का माहौल तनावपूर्ण था। कैंप के इंचार्ज विंग कमांडर उस्मान हामिद थे। विंग कमांडर हामिद एक अनुशासित लेकिन मानवीय अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय पायलटों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की कोशिश की। उन्होंने ही पायलटों को एक एटलस, नक्शों की किताब और मनोरंजन के लिए एक कैसेट प्लेयर दिया था। 25 दिसंबर 1971 को जब कैंप में खबर पहुंची कि ढाका का पतन हो गया है और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो भारतीय पायलटों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब वे कुछ ही दिनों में घर लौट जाएंगे। लेकिन पारुलकर जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया, रिपेट्रिएशन, में सालों लग सकते हैं। उन्होंने तभी तय कर लिया था वे जेल की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलेंगे। भागने की योजना बनाना आसान था, लेकिन उसे अंजाम देना नामुमकिन के करीब था। जेल की दीवारें 18 से 20 इंच मोटी थीं और सीमेंट की जगह सख्त गाड़े का इस्तेमाल हुआ था। पारुलकर ने MS ग्रेवाल और हरीश सिंहजी को अपने विश्वास में लिया। सबसे पहले उन्होंने सेल नंबर 4 को अपना लक्ष्य बनाया, क्योंकि वह सेल बाहरी दीवार के सबसे करीब था। पारुलकर ने अपनी चतुराई से गार्ड्स को प्रभावित किया और अंततः वे तीनों सेल नंबर 4 में शिफ्ट होने में सफल रहे। वहां पहले से मौजूद पायलट VS चाटी को जब प्लान का पता चला, तो उन्होंने कहा कि वे शारीरिक रूप से भागने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे सुरक्षा गार्डों पर नजर रखने, सेंट्री ड्यूटी का काम करेंगे। उनके पास कोई औजार नहीं था। उन्होंने एक पुरानी कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर कहीं से हासिल किया। हर रात जब पूरी जेल सो जाती, तो बिस्तर के नीचे खुदाई शुरू होती। ईंटों को बड़े ध्यान से निकाला जाता था। निकलने वाली मिट्टी को वे अपने तकियों में भर लेते या कमोड में बहा देते थे। सुबह होने से पहले
वे ईंटों को वापस उसी जगह लगाकर उस पर कंडेंस्ड मिल्क और धूल का लेप लगा देते थे ताकि वह बिल्कुल असली दीवार लगे। सिर्फ दीवार से बाहर निकलना काफी नहीं था। वे पाकिस्तान के दिल रावलपिंडी में थे। यहां से भारत की सीमा लगभग 300 किलोमीटर दूर थी और वहां सुरक्षा सबसे कड़ी थी। पारुलकर ने उस्मान हामिद द्वारा दिए गए एटलस से रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वे भारत की ओर नहीं बल्कि अफगानिस्तान की ओर भागेंगे। अफगानिस्तान से भारत पहुंचना आसान था। प्रत्येक युद्धबंदी को प्रति माह कुछ रुपए अलाउंस मिलते थे। इन पैसों को बचाकर उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट और ग्लूकोज इकट्ठा किया। सबसे महत्वपूर्ण था भेष बदलना। पारुलकर ने जेल के दर्जी को कुछ अतिरिक्त पैसे देकर अपने लिए पठानी सूट सिलवाए, यह कहकर कि उन्हें अपने भारतीय कपड़ों में ठंड लगती है। दिशा जानने के लिए उन्हें कंपास चाहिए था। उन्होंने कैसेट प्लेयर के चुंबक का इस्तेमाल किया और एक सुई को चुंबकीय बनाकर एक ढक्कन में तैराया। यह उनका स्वदेशी कंपास था। आखिरकार वो रात आ गई। आसमान में काले बादल थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। यह मौसम उनके लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि बारिश के शोर में दीवार तोड़ने की आवाज दब गई। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, अपना सामान बांधा और उस तंग छेद से बाहर निकले। बाहर एक संतरी सो रहा था। वे रेंगते हुए दीवार तक पहुंचे, तारों को पार किया और रावलपिंडी की सड़कों पर आ गए। वे अब स्वतंत्र थे, लेकिन दुश्मन की राजधानी के बीचों बीच वे भागकर बस स्टैंड पहुंचे और पेशावर की बस पकड़ी। बस में सफर के दौरान जब कोई उनसे बात करने की कोशिश करता तो वे टूटी फूटी पश्तो या अंग्रेजी में जवाब देते। उन्होंने खुद को क्रिश्चियन बताया ताकि धार्मिक पहचान का संकट न खड़ा हो। वे पेशावर पहुंचे और वहां से एक और बस ली और सीमावर्ती शहर लंडी कोटल की ओर बढ़े। वहां से तोरखम, अफगानिस्तान सीमा, सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर दूर था। वहीं दूसरी ओर 11 बजे रावलपिंडी के वॉर कैंप में पाकिस्तानी गार्ड्स को पता चल गया था कि तीनों भारतीय पायलट भाग चुके हैं। जब गार्ड्स उनके सेल में पहुंचे और दीवार में बना वह बड़ा सा सुराख देखा तो सब हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह नामुमकिन काम हो गया। गार्ड्स डर गए। उन्हें लगा कि अगर सीनियर अफसरों को सच्चाई पता चली तो सजा उन्हीं को मिलेगी। इसी गुस्से और डर में उन्होंने सोचा कि विद्याधर शंकर चाटी, जिन्होंने इन तीनों की मदद की थी, उन्हें गोली मार दी जाए। फिर सीनियर्स को यह बताया जाए कि चाटी भी भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें मारना पड़ा। लेकिन सीनियर अफसरों को जल्दी ही साफ जानकारी मिल गई कि असल में कितने कैदी भागे हैं। इसी वजह से गार्ड्स चाटी को मारने की हिम्मत नहीं कर पाए। उधर जेल से दूर निकल चुके तीनों पायलटों के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। अब उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए तोरखम बॉर्डर पार करना था, जो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने अपने पास मौजूद एटलस में देखा कि तोरखम बॉर्डर के पास एक जगह दिखाई गई थी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। नक्शे के हिसाब से अगर वह वहां पहुंच जाते तो वहीं से होते हुए तोरखम बॉर्डर जाना आसान हो सकता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह नक्शा बहुत पुराना था और लंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी से पूछा, लंडी खाना कैसे जाए? यह सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? पारुलकर ने जवाब दिया, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से वह आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा, यहां इस नाम की कोई जगह नहीं है। तुम तीनों बंगाली हो ना? अफगानिस्तान भाग रहे हो? ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा, क्या हम आपको बंगाली लगते हैं? लेकिन शक और गहरा गया। तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहां भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर बताया, लेकिन तहसीलदार ने भरोसा नहीं किया। आखिरी दांव खेलते हुए पारुलकर ने कहा, हमने अपने वतन के लिए खून पसीना बहाया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एलडीसी उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए।
पारुलकर को लगा था कि इससे वह बच जाएंगे, लेकिन यही बात उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हामिद को फोन किया और दिलीप से बात करवाई। दिलीप को बात करनी ही पड़ी। इसी पल उस्मान हामिद को समझ आ गया कि तीनों वही भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। उस्मान हामिद ने तहसीलदार से फोन पर कहा, यह हमारे लोग हैं, जब तक हमारे सिपाही वहां नहीं पहुंचते इन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक आए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें कालकोठरी में रखा गया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। इसके बाद सभी भारतीय पायलटों को रावलपिंडी से हटाकर फैसला की जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय पीओएस रखे गए थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब यह भारतीय जवान वागाह बॉर्डर से भारत लौटे तो वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग तिरंगे लेकर खड़े थे। नारों की गूंज थी, सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।